भीमा और उसके साथियों की पेड़ से लटकती लाशों ने गांव में तबाही की दस्तक दे दी थी। वहीं चंद्रकला को गांव वालों से बचाने आए गुरुजी कोई और नहीं बल्कि उसके बड़े भाई ही निकले, जिनकी समाधि चंद्रकला की वजह से टूट चुकी थी और वो चंद्रकला की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से काफी नाराज भी हो गए। आप सुन रहे हैं नुक्कड़ एफएम की स्टोरी एक जिस्म में दो जान, एपिसोड 9। अपने गुरुजी की शक्तियों से तो चंद्रकला परिचित थी, पर बड़े भाई के मोह ने उसे तोड़ दिया। आज पहली बार उसके सामने कोई अपना खड़ा था और वो चंद्रकला की परेशानियों को खत्म करने के लिए पूरी तरह सक्षम भी है। पैरों में पड़ी चंद्रकला फूट फूट कर रो रही थी। फिलहाल वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी नीति को बचाना चाहती थी और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी, क्योंकि रात होने में अब थोड़ा ही वक्त बचा था। आज मैयतों में लोगों का दुख बांटने वाली चंद्रकला नहीं, एक माँ की ममता तड़प रही थी और अपनी बहन के आंसू देख गुरुजी का दिल पिघल गया। चंद्रकला के सर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि नीति को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मूर्खता तुम्हारी ममता से छोटी पड़ गई चंद्रकला, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। चंद्रकला ध्यान से अपने गुरु की बात सुनने लगी। शाम का अंधेरा घना और गाढ़ा होने लगा था। मायापुर के लोग प्रधान पुरुषोत्तम के घर में इकट्ठा हो गए। हाथों में कुल्हाड़ी, लाठी, पत्थर लिए वो सब किसी भी परिस्थिति से निपटने को तैयार खड़े थे। उन 4 आदमियों के बाद अब अगला नंबर पुरुषोत्तम का था और वो खुद पुरुषोत्तम भी ये बात जानता था कि नीति अगला शिकार उसी का ही करेगी। इसलिए उसने चतुराई दिखाई और बचने के लिए उसने पूरे गांव को अपने घर में बुला लिया। घंटों चली पंचायत सभा के बाद नीति से बचने का कोई रास्ता नहीं निकला तो पुरुषोत्तम समझ गया कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बचा सकता है। भीड़ से दूर हटके वो एक दूसरे कमरे में गया और कैलाशनाथ को फोन लगा दिया। फोन की घंटी बजने लगी। बेचैन सरपंच कमरे में आगे पीछे टहलते हुए फोन के जवाब का इंतजार करने लगा, पर घंटी बजे जा रही थी और फोन नहीं उठा। अचानक पुरुषोत्तम को फोन से अजीबोगरीब आवाज आने लगी। खरखराट, भारी आवाज में दोहरापन और दहाड़ती हंसी। वो भयानक आवाज नीति की थी, जिसका पता चलते ही पुरुषोत्तम ने फोन को घबराहट में काट दिया। उसकी धड़कनें बढ़ गईं। गहरी सांस भर वो वहीं बिस्तर पर बैठ गया। तब उसका ध्यान उस कमरे पे गया। बिस्तर के सिरहाने पड़ी लाल चुन्नी, बगल के टेबल पर रखी तस्वीर देख पुरुषोत्तम डर से थर्रा उठा। वो कमरा रागिनी का था, जहां पुरुषोत्तम अनजाने में चला आया था। दीवार पे लगी चारों तरफ रागिनी की तस्वीरें, खुली अलमारी, जमीन पर गिरे उसके रंग बिरंगे कपड़े। रगों में दौड़ता पुरुषोत्तम का खून मौत के भय से जम गया। पुरुषोत्तम उठा और लड़खड़ाते कदमों से वो फौरन बाहर की तरफ भागा, पर वो दहलीज पार कर पाता इससे पहले अचानक शक्तिशाली हवा के झोंके ने दरवाजा बंद कर दिया और पुरुषोत्तम को धक्के से दूर फेंक दिया। अब जिसका डर था वही हुआ। नीति के शरीर में छुपी बैठी रागिनी अपने बाप से बदला लेने आ चुकी थी। पुरुषोत्तम बदहवास रोने चीखने लगा कि शायद उसकी आवाज किसी के कानों तक पहुंचे और उसे कोई बचा ले, पर अब बहुत देर कर दी थी उसने। नीति की भयंकर हंसी कमरे में गूंजने लगी। दीवारों पर लटकती रागिनी की हर एक तस्वीर जिंदा हो गई। एक साथ सभी तस्वीरों में रागिनी पुरुषोत्तम को घूरने लगी। पुरुषोत्तम कमरे के बीचों बीच जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुझे नहीं खोना चाहता था, एक बार माफ कर दो मुझे। पर नीति का अशांत मन सिर्फ बदला चाहता था। एक फोटो फ्रेम में आग लग गई। पुरुषोत्तम घबरा गया और भागकर कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया। तब नीति की आवाज ने उसे दहशत से भर दिया। वो खिड़की एक धमाके से टूट गई और नीति पुरुषोत्तम के सामने प्रकट हो गई। वो अपने बाप के एकदम करीब आई और उसकी आंखों में आंखें मिला के बोली, बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तेरे पास, याद है तुझे?
आज जैसे तू अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, ठीक ऐसे ही मैं भी आई थी तेरे पास मेरे प्यार को बचाने, पर तूने अपने अहंकार की आग में झोंक दिया मुझे, तो अब जल उसी आग में। रागिनी का वही जला हुआ भयंकर क्रूप शरीर धीरे से खिड़की के अंदर घुस आया। पहली बार मौत को इतना करीब देख सरपंच की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो हाथ जोड़कर जान की भीख मांगने लगा। नीति ने अपने हाथ में बंदूक पकड़ रखी। ये वही बंदूक थी जिससे पुरुषोत्तम ने उसके प्यार मनोहर को मौत के घाट उतार दिया था। नीति ने उसे पुरुषोत्तम के आगे फेंक दिया और कहा, बेटी थी मैं तेरी, इसलिए तुझ पर एहसान कर रही हूँ, तुझे तड़पा कर नहीं मारूंगी। ये बंदूक उठा और खुद को गोली मार ले, मेरी मार तू सह नहीं पाएगा सरपंच। रागिनी अपने बाप को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही थी, पर सरपंच पुरुषोत्तम का दिल सूख सा गया। शरीर बेजान पड़ने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। पर रागिनी तो अपने पिता को बहुत अच्छे से जानती थी और वो उसके ढोंग से भी वाकिफ थी। पुरुषोत्तम बेहोशी का नाटक कर रहा था तो रागिनी ने भी उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। एक हाथ के इशारे से ही नीति ने पुरुषोत्तम के हाथों को अपने वश में कर लिया। वो छटपटाते हुए उठ बैठा। वो चाहता तो नहीं था, पर उसने दोनों हाथों से उस बंदूक को उठा लिया। तमाम कोशिशें, तमाम जोर, जबरदस्ती, पर सब बेकार। पुरुषोत्तम ने अपनी ही गर्दन बंदूक की नोक पर टिका दी। हालांकि वो अपनी पूरी ताकत से उस बंदूक को हटाने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर नीति की शक्ति के आगे वो मजबूर था। नीति के डरावने चेहरे पर भी बदला पूरा होने की खुशी झलकने लगी थी। बाप को किसी मछली की तरह तड़पता देख उसे मजा आ रहा था। उसने आंखों से इशारा किया और पुरुषोत्तम किसी सम्मोहित पुतले की तरह अपने कांपते हाथों की उंगली बंदूक के ट्रिगर पर रख दी, जिसके दबते ही उसके चेहरे के चीथड़े उड़ जाएंगे। गोली अब चलने ही वाली थी कि तेज हवा के साथ कमरे का दरवाजा खुल गया। आखिर कौन आया था उस कमरे में पुरुषोत्तम की जान बचाने? क्या रागिनी जिंदा छोड़ेगी अपने पिता को? चंद्रकला और गुरुजी की क्या होगी नई चाल जो नीति की बचाएगी जान? सुनिए नुक्कड़ एफएम की कहानी एक जिस्म दो जान के अगले एपिसोड में।